Students, our next topic of business study is Unit 2, 2.6 Formation of a Company and Various Stages. हमने लास्ट में चैप्टर के अंदर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा था। कंपनी क्या होती है ना, 1% कंपनी, वो सब हमने पढ़ा था। इस कंपनी में हम पढ़ेंगे कि कंपनी को बनाया कैसे जाता है, उसके बारे में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, कैसे कंपनी को फॉर्मेट किया जाता है, रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट किया जाता है कंपनी को। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं बेटा। एक होता है प्रमोशन का, एक होता है इनकॉर्पोरेशन जिसको रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, और एक होता है कमेंसमेंट यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करना। फर्स्ट आता है बेटा आपका प्रमोशन, किसी चीज़ को प्रमोट करना। यहाँ पे प्रमोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट करनी है, उसका प्रचार करना है या लोगों को उसको बताना है। यहाँ पे प्रमोशन एक वाइड नेचर में है। तो हमें पता है कि आजकल जो बिज़नेस है या आजकल जो मार्केट है वो कंपटीशन की मार्केट है। तो किसी भी नए बिज़नेस के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए इजी नहीं होता कि कोई भी नया बिज़नेस जो है इजीली स्टार्ट कर पाए। तो उसे बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करनी पड़ती है, न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करना पड़ता है, उसके डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। फिर जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको असेंबल करना होता है, जोड़ना होता है। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना होता है। तो इन सब चीज़ों को जो भी कंपनी करती है, मेनली जो है बिज़नेस जो है साइज़, ऑनरशिप और कैपिटल के आधार पे किया जाता है कि जब साइज़ बड़ा है तो उसमें कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी, प्लेस के अकॉर्डिंगली बिजनेस किया जाएगा। तो जो भी सारे एफर्ट्स हम करते हैं फॉर सेटिंग अ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड एज प्रमोशन। उसे प्रमोशन बोलते हैं। कोई किसी भी बिजनेस को रियल लाइफ में एग्जिस्ट करवाना, रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस में लेके आना, किसी बिजनेस को प्रमोशन कहलाता है। और जो इन चीज़ों को करते हैं, परफॉर्म करते हैं ड्यूटी, उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर्स। बेसिकली प्रमोटर वो लोग होते हैं जो डीप थिंकिंग करते हैं इन सब चीज़ों की। हमें पता है कि आजकल के बिज़नेस के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस बहुत है, कंपटीशन मार्केट के अंदर बहुत है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को कैसे हम ग्रैब करें, तो हमें जो है स्पेशलिस्ट की सर्विस लेनी पड़ती है। मार्केट के अंदर कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है, जिनका डेली का यही काम होता है, जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि किसी बिज़नेस को चलाने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे आइडिया डिस्कवर किया जाए। तो वो सब प्रमोटर का काम होता है। तो प्रमोशन का मतलब क्या है, वो सभी एक्टिविटीज़, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच गिव एग्जिस्टेंस टू ए बिजनेस यूनिट, जो किसी बिजनेस यूनिट को एक शेप देता है, एग्जिस्टेंस देता है। सबसे पहले आपके माइंड में आइडिया आएगा बेटा, ठीक है ना। भाई मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। मान लो तुम्हारे मन में आइडिया आया कि तुमने एक प्रोडक्ट बनाना है। तो आइडिया अगर तुम्हारे मन में आया तो तुम उसके लिए सबसे पहले देखोगे कि रॉ मटेरियल कहाँ से लूँगा, ठीक है ना। फिनिश गुड्स जो है वो कहाँ पे सेल करूँगा, रॉ मटेरियल कन्वर्ट कैसे होगा। तो बेसिकली 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है सर्विस इंडस्ट्री। तो इसी का पार्ट होगा जो आपकी प्लान होगा। एक डेफिनेशन है गुथमैन एंड डुगल की, और एक गेस्टनबर्ग की भी है। गेस्टन डुगल की डेफिनेशन में बता रहा है कि प्रमोशन जो है वो स्टार्ट होती है जब आपके मन में कोई आइडिया है, विद द कंसेप्शन ऑफ आइडिया, जिससे आपने बिजनेस को इन्वॉल्व करना है, कंटिन्यू करना है, सारे पॉइंट पेन डाउन करने हैं, ताकि वो बिजनेस जो है रेडी हो जाए एज अ गोइंग कंसर्न के चलता रहे। तो वो सब चीज़ें, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में जो आइडिया है वहीं से प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही आपका गेस्टनबर्ग का है कि जो प्रमोशन है मे बी डिफाइन एज द डिस्कवरी ऑफ आइडिया, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आपके मन में कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपने डिस्कवर कर ली कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फंड्स अरेंज किए, प्रॉपर्टी करी, मैनेजर एबिलिटी करी, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सबको सॉर्ट आउट किया, और जो है प्रॉफिट मेकिंग पर्पज़ के लिए आपने बिजनेस चलाया। तो कहने का मतलब ये है कि सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी हैं, विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आना, वो हमारा प्रमोशन कहलाता है। फिर इसके आते हैं स्टेज बेटा। सबसे पहले आपके माइंड में आइडिया आया, मैं जैसे आपको बता रहा था कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया कि मुझे सैनिटाइज़र बनाना है। जैसे कोविड-19 के अंदर सैनिटाइज़र की पहले इतनी डिमांड नहीं होती थी, ओनली हॉस्पिटल्स में ही चलता था, लेकिन आजकल सैनिटाइज़र हर घर में, हर पर्सन के पास है, पॉकेट में रखते हैं लोग। तो आइडिया आया मान लो किसी के माइंड में कि मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की कि भाई इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल कहाँ से होगा, मेरे कंपटीटर कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है ना, रीजन ऑफ सेल क्या होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन क्या है, अवेलिटी ऑफ लेबर है या नहीं, लेबर मिलेगी कि नहीं, मुझे मेरे पास जो कैपिटल है क्या वो एनएफ है इस बिज़नेस को चलाने के लिए। तो वो सब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हो। उसके बाद आप असेंबल करते हो, सभी चीज़ों को जोड़ते हो, जो आपके पास है उसको मिला देते हो, ठीक है ना। प्रमोटर असेंबल करता है इन सब चीज़ों को, जो भी डिफरेंट फैक्टर्स है, पर्सन है, स्पेशलिस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, हर पर्सन के हिसाब से जो भी ज़रूरत है वो असेंबल करेंगे।
मान लो आपको कोई घर के अंदर कोई अगर आपको कोई रेसिपी बनानी है तो बेटा आपको असेंबल तो करना पड़ेगा ना सभी को, मसालों को, वेजिटेबल को, या जो भी पल्सेस आप यूज़ करोगे उसके अंदर, तो दैट इज़ असेंबलिंग। एंड देन फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, जो भी आपने प्लान बनाया, जो भी आपका प्रोपेगेंडा था, उसको फाइनेंस प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड करना कि पैसा कहाँ से आएगा। इफ़ वी हैव एनफ कैपिटल देन इट इज़ गुड, इफ़ वी डोंट हैव एनी कैपिटल फ्रॉम वेयर वी कैन अरेंज इट, शेयर इशू करके करेंगे, डिवेंचर इशू करके करेंगे, या लोन लेंगे। तो ये सब प्रमोशन थी। उसके बाद आती है रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन। आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी इनिशियल एक्टिविटी को परफॉर्म करके रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, जो भी उसकी फ़ीस होगी वो पे करनी पड़ती है। रजिस्ट्रार को अगर लगेगा कि सेटिस्फाई होगा रजिस्ट्रार कि आपने जो है सही लीगल काम किया है, पॉइंट ऑफ व्यू लीगल है, तो रजिस्ट्रार आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सबसे पहले होती है इसके अंदर फर्स्ट एक्टिविटी, से बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी यानी कि प्राथमिक क्रियाएं। इसके अंदर सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है या कहाँ आप रखेंगे। जैसे इस बुक में आपका वीके ग्लोबल पब्लिकेशन है, रजिस्टर्ड ऑफिस का अंसारी रोड दरियागंज न्यू दिल्ली है, कॉर्पोरेट ऑफिस का फरीदाबाद एनसीआर हरियाणा है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा बेटा कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपने कहाँ रखना है। फिर कंपनी का नेम जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। कंपनी का नेम भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों से मिलता जुलता हो। अगर वो लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो लिमिटेड वर्ड साथ में यूज़ करना पड़ेगा। तो सेक्शन 20 के अंदर है, ये है जो नेम होगा वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। उसके बाद लाइसेंस लेना अंडर द IDRA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, कि आप जो काम कर रहे हो, जो अमेंडमेंट हुए थे 1953 में, कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हो। जैसे आजकल वो MSME का नया एक पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट उसमें लोन देती है। फिर आपको लाइसेंस लेने के बाद जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, अंडरराइटर जो ब्रोकर होते हैं, बैंकर्स होते हैं जो आपको लोन देंगे, लीगल एडवाइज़र आपके लॉयर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, CA है, उन सभी लोगों को आप जो है अपॉइंट करोगे, मेमोरेंडम साइन करवाओगे उनसे। उसके बाद गेट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर। दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये प्रिपेयर करवाना, प्रिंट करवाना। उसके बाद एप्लीकेशन भेजना रजिस्ट्रार के पास कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं। एप्लीकेशन भेजने के बाद डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है एक कंपनी का बेसिक चार्टर होता है। विदाउट मेमोरेंडम कोई कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, रजिस्टर नहीं हो सकती। जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है, कंपनी की लिमिट है, कंपनी की अथॉरिटी है, वो डिसाइड करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक कंपनी जो है वो भी देती है, प्राइवेट कंपनी है वो भी देती है, ठीक है। तो कंपनी कम से कम जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बनाएगी। फिर आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी के जो इंटरनल रूल रेगुलेशन है, कंपनी के प्रॉपर मैनर में चलाने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं, ठीक है ना। मेमोरेंडम का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिए। आर्टिकल का मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, रूल रेगुलेशन क्या होंगे। जो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती उन्हें टेबल A फॉलो करना पड़ता है। एक टेबल A भी होता है कंपनी एक्ट के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो ये सब डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास भेजने हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन भेजनी है रजिस्टर ऑफिस के बारे में कि हमारा ये है, हमने ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया है 30 दिन के अंदर अंदर। डायरेक्टर हमारे पास 3 है, 5 है, 7 हैं, जो भी नाम है उनके वो भेजने पड़ेंगे। रिटर्न कंसेंट के हाँ हम एग्री हैं कि येस वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर बेटा होता है कि जिसके अंदर हम प्रोविज़न बनाते हैं कि डायरेक्टर को इतने शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ प्रपोज्ड कंपनी का मतलब प्रपोजल है, वो उसने परचेज़ किया तभी उसको डायरेक्टर बनाया है। प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट एंड मैनेजरियल पर्सनल की जो स्टार्टिंग वाला एग्रीमेंट है मैनेजर के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, CEO के साथ, तो उनकी एक कॉपी जो कॉन्ट्रैक्ट की होगी वो भी रजिस्ट्रार में भेजनी पड़ेगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ताकि रजिस्ट्रार को भी बताओ कि आप कोई धोखा तो नहीं कर रहे लोगों के साथ। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन यानी कि लॉफुल डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो भी ऑब्लिगेशन थे उन सब के लिए हम बांधित है, हम सब बांधे हैं, जो भी हमने डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो सब सही हैं। फिर उसकी फीस लगानी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास, है ना। फीस होती है, बैंक के थ्रू जाती है बेटा वो भी। तो जैसे ये सर्टिफिकेट होता है इनकॉर्पोरेशन का, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट, ये रजिस्ट्रार लिखेगा कंपनी का नेम इन दिस डे इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुए हैं, जो स्टैंप होगी वो लगा देगा, जो उसकी फीस होगी वो लगा देगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार के सील होगी और यहाँ पे साइन होंगे। तो इस तरह का बेटा स्पेसिमेन होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। ये मिलने के बाद ही कंपनी अपना जो काम स्टार्ट कर सकती है। तो बेटा इन सभी कंप्लीट होने के बाद, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के आपके पास CNIN मिल जाता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, कंपनी जो आपकी इनकॉर्पोरेटेड होगी यानी कि रजिस्टर्ड होगी, आप कहीं भी केस डाल सकते हो, कोर्ट में आप प्रूफ कर सकते हो,
आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है। कंपनी की एक परमानेंट सेपरेट एग्जिस्टेंस बन जाएगी। अगर मान लो एक प्राइवेट कंपनी है तो अपना बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने की जस्ट बात स्टार्ट कर सकती है। फिर आती है आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन कि जो मुझे कैपिटल की ज़रूरत थी, मान लो पब्लिक कंपनी है, पैसे की ज़रूरत थी, वो कैपिटल आएगी कैसे? तो बेटा ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज है एक तरह से, कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी कि पैसा लोगों से लेना। तो उसके लिए स्टेप होते हैं। सबसे पहले बेटा आप शेयर इशू करते हो, इनवाइट करते हो पब्लिक को कि हमारे शेयर खरीदो, वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, फिर एप्लीकेशन आएगी, फिर अलॉटमेंट होगी, बहुत बड़ा स्टेप होता है उसमें। तो 120 दिन के अंदर अंदर जब आपने कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को डिमांड किया तो 120 दिन के अंदर अंदर पैसे आने चाहिए, वो शेयर बिकने चाहिए, कम से कम 90% तो बिकने चाहिए। अगर नहीं बिकेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब रजिस्ट्रार का कंसेप्ट है। आप फिलहाल इतना ही याद कर लेना, इसके अंदर डिटेल में ज़्यादा हमने अभी नहीं पढ़ना, जब हम डीप में जाएंगे तब पढ़ लेंगे, जब हम 12th की क्लास में जाएंगे तब। अगर एक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% जो है 120 डेज़ के अंदर नहीं ले पाती तो जो कंपनी को है रिफ़ंड करनी पड़ती है मनी, जिन लोगों ने भी शेयर के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है। और कंपनी इस पैसे को लगाती कहाँ पे है? एसेट जो हमने खरीदे हैं उधार में, तो उनकी पेमेंट करने के लिए। पहले से जो एडवांस में हम एक्सपेंसेस देते हैं अंडरराइटर को देते हैं, उनको देने के लिए। अगर मान लो हमने कोई लोन दिया था उसकी रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, डेली के जो खर्चे हैं वो कैसे हम फेस करेंगे, है ना। तो इन सब के लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन करती है कंपनी, पैसे लेती है लोगों से, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। फाइनली प्राइवेट कंपनी तो उसी टाइम कर देगी जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, लेकिन पब्लिक कंपनी को बेटा सेक्शन 11/2013 के अंदर कंपनी को पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है रजिस्टर होने के बाद। प्रोस्पेक्टस यानी कि एक तरह से इनविटेशन कार्ड होता है जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदो या डिवेंचर खरीदो। 120 दिन वाला पीरियड बताया, वही केस है। तो जो भी डायरेक्टर होगा कंपनी का हैज़ पेड टू इट, कंपनी को एक उस डायरेक्टर को जो शेयर उसने लिए हैं उसकी वैल्यू पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फॉर विच ही इज़ लाइबल टू पे इन कैश, पैसे कैश में देगा वो। फिर उसके बाद फिर वही रजिस्ट्रार के पास ड्यूली वेरीफाई होगा, डिक्लेरेशन होगा कि 1 डायरेक्टर है, 2 है, 3 है, ये इन्होंने इतने शेयर खरीदे हैं। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, मान लो इन्विटेशन दे ही नहीं रही, अगर पब्लिक कंपनी इन्विटेशन नहीं देती तो वो टेबल ए फॉलो नहीं करती, वो एक स्टेटमेंट फॉलो करती है इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की बजाय एक स्टेटमेंट जो है रजिस्ट्रार के पास भेजती है। तो जो भी डायरेक्टर होगा कंपनी का हैज़ पेड टू इट फॉर द शेयर टेकन कॉन्ट्रैक्टेड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पे करना ही पड़ेगा। मान लो डायरेक्टर ने कह दिया कि मैं 100 शेयर खरीदूंगा ये 1 लाख रुपए के हिसाब से, या 10,000 रुपये के हिसाब से, या 500 रुपये के हिसाब से, तो डायरेक्टर को वो जो प्रॉमिस है पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ रजिस्ट्रार के पास चली गई। तो फिर डायरेक्टर कैसे मना कर सकता है कि सर मैं नहीं करूँगा? समझ आई बात। तो रजिस्ट्रार जो होगा वो डायरेक्टर और सेक्रेटरी की जो कंडीशन अगर दोनों सेटिस्फाई होती है तभी डिक्लेरेशन देगा, तभी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देगा। एक चीज़ याद रखना, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये पब्लिक कंपनी के केस में ज़्यादा चलता है कि आई एयर बाइट सप्लाइड दैट कि पब्लिक लिमिटेड जो है न्यू दिल्ली की, ये कॉर्पोरेट हुई इस डे को, ये डेट थी, तो इतने 1000 जो भी डेट है वो है, गिव अंडर माई हैंड इतने पैसे थे दिस डे 2019, मतलब ये डेट यहाँ पे सील आएगी और यहाँ पे स्टैंप हो जाएगी दिल्ली के अंदर जो भी कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वो। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, 3 तरह के डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए भी थे अभी थोड़ी देर पहले, अब डीप में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बेसिक चार्टर ऑफ द कंपनी, दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई कंपनी पड़ेगी। कंपनी के अल्ट्रा वायर्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, अल्ट्रा वायर्स यानी कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है, लिमिट उसकी, उसके बायोंड जब गई कंपनी तो क्या हो सकता है कंपनी के साथ, तो वो सब स्टेटेड होगा, सब मेंशन होगा उसके अंदर, सारी डिटेल दी होती है कंपनी की। तो इसके अंदर कुछ क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉज इंपॉर्टेंट है। एक होता है नेम क्लॉज, एक होता है सिचुएशन क्लॉज, एक होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, एक होता है लायबिलिटी क्लॉज, एक होता है कैपिटल क्लॉज और एक होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्लॉजेस बनाए गए हैं, संक्षेप में ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो नेम क्लॉज का मतलब कंपनी जो किस नाम से रजिस्टर्ड, सिर्फ कंपनी का नाम ही नहीं, कंपनी के पर्सन जो है उसका एग्जिस्टेंस क्या है। मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल, जो नेम है अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नेम्स एंड एम्बलम एक्ट 1950, किंग, रॉयल, क्वीन, इन सब का नाम नहीं लेना, यूएनओ का नाम नहीं लिखना, WHO का नाम नहीं लिखना, ठीक है ना। इन सब का नाम हम यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको पता ही है कि पब्लिक कंपनी के साथ लिमिटेड यूज़ होता है और प्राइवेट के साथ प्राइवेट लिमिटेड। सिचुएशन क्लॉज यानी कि कंपनी है कहाँ पे, सिचुएटेड कहाँ पे, उसका एड्रेस कहाँ पे है, उसका डोमिसिल कहाँ का है, उसकी नेशनलिटी जो है वो फिक्स है। अगर वो इंडियन कंपनी है उसका डोमिसिल जो है कि स्टेट का है, जैसे आप लोग डोमिसिल बनवाते हो ना अपने घर का, हरियाणा का डोमिसिल बनता है, ऐसे आपका फुल एड्रेस, कंपनी का पूरा एड्रेस होगा। ये 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है,
ठीक है ना। कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है बनाई गई है। कई तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको अटेन करने के लिए कंपनी रजिस्टर होती है। एक होता है अदर ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव के अलावा जो हमारी कंपनी की जो अदर काम है, ट्रेडिंग का काम है या ट्रेडिंग का काम नहीं है, या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एक स्टेट है दूसरी स्टेट है, कैसे काम करती हैं, वो सब चीज़ इसके अंदर आती हैं। इमोरल, कंपनी जो है इमोरल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए कंपनी को, जो देश के खिलाफ हो या एम्प्लॉय के खिलाफ हो या सोसाइटी के खिलाफ हो। इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर कोई कंपनी पब्लिक पॉलिसी के अपोज है, जैसे कि मोनोपोली है। मोनोपोली एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर जो बेचने वाला है ना सामान को या सर्विस को प्रोवाइड करने वाला है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है, तो वो मोनोपोली है, वो नहीं होनी चाहिए। फिर आती है कि लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जो लोग शेयर खरीदेंगे, दो तरह से होते हैं, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर यानी कि मैंने कह दिया कि मैं 100 शेयर खरीदूंगा तो मुझे खरीदने पड़ेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है कि गारंटी दी गई कि इतने पैसे मैं दे सकता हूँ। तो शेयर और गारंटी में फ़र्क होता है। तो लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड ही होगी पब्लिक कंपनी के केस में। मान लो एक पर्सन जो है उसने 5 शेयर खरीदे 100 रुपये के हिसाब से, तो वो 500 रुपये देने के लायबल है, उसे एक्स्ट्रा नहीं मांग सकती कंपनी, और उस बंदे को 500 रुपये वापस देने पड़ेंगे जब कंपनी वाउंड अप होगी, यानी कि बंद होगी। अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो, तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है कि जो मेंबर होंगे उनको इक्वल अमाउंट की गारंटी देंगे, जैसे प्रॉफिट में गारंटी कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा मिलेगा वाइंडिंग अप में। तो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है कि जितना आपने पैसा लगाया उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लिमिटेड बाय शेयर यानी कि जितना आपने पैसा दिया उतना ही मिलेगा। फिर बेटा आपका आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल यानी कि पैसा आपने कितना लगाना है, ठीक है ना। आपकी कंपनी जो है रजिस्टर्ड कितनी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कितने कैपिटल लगा के उसने बिजनेस चालू किया था, यानी कि 10 करोड़ रुपए मान लो ऑथराइज कैपिटल है कि लाइफ टाइम कंपनी 10 करोड़ रुपए ही लगा सकती है। तो ये जो है कैपिटल क्लॉज होता है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। एसोसिएशन है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन यानी कि पर्सन जो साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, उसे एसोसिएटेड पर्सन बोलते हैं। मान लो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो साइन कर सकता है। तो ये उनके नाम लिखे होंगे रजिस्ट्रार में, एमओए में, कि ये पर्सन साइन करेंगे, इनका नाम चलेगा और किसी का नाम नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। तो इंटरनल ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने के लिए मेमोरेंडम बनाते हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली रूल्स रेगुलेशन बताता है इंटरनल मैनेजमेंट के, कि उन जो टारगेट आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे थे, आपने जो मेंशन किया था, उन टारगेट को अचीव कैसे करना है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन डिफाइन करता है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर जो है इंटरनल रूल्स होते हैं कंपनी के, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं आर्टिकल। तो इसका मैटर क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर बेटा सारी वो चीज़ें होती हैं जो कंपनी को इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए हेल्पफुल होती है। जो कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती वो टेबल एफ जो है फॉलो कर सकती है। टेबल एफ भी कंपनी एक्ट के अंदर आता है बेटा। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते क्या क्या चीज़ें हैं। मोड ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है तो कैसे करेंगे। डिवीजन ऑफ वेरी टाइप्स ऑफ शेयर, मोड ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट, मिनिमम शेयर को फिक्स करना, मेथड क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं शेयर को। तो ये सब इंटरनल पार्ट होता है बेटा। पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन कितनी देनी है, सैलरी कितनी देनी है, डिवीजन ऑफ शेयर क्या है, रूल क्या है कंपनी के, क्वारम के, एडजॉर्नमेंट के, प्रॉक्सी के, ये सब आगे पॉइंट है, आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऑडिटर को अगर अपॉइंट करना है, यानी कि सीए को अपॉइंट करना है, चेक वाले को अपॉइंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, मैनेजर की रूल्स रेगुलेशन क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, कैसे होंगे, उनके मेथड्स क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, वोटिंग राइट किसके क्या है। तो ये सब कंडीशंस हैं इसकी। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेटा वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रूल्स रेगुलेशन डिफाइन करता है, जिससे मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो सके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वाइटल डॉक्यूमेंट यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल सब्सिडरी है, अगर ये ना बनाओ तो भी चल सकता है काम। ये रिलेशन बताता है कंपनी का और आउटसाइड का, ये रिलेशन बताता है कंपनी का और मैनेजमेंट का, यानी कि इंटरनल रिलेशन बताएगा ये। वैलिडिटी यानी कि कब तक चलता है ये बेटा, बायोंड द पावर तो है ही है, जब तक कंपनी है तब तक चलेगा। रेटिफाई इसको हम कर सकते हैं विद द म्यूचुअल फंड्स, वैसे तो आम मेंबर इसको रेटिफाई कर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये जो है बेटा मेंबर ही बनाते हैं आर्टिकल एसोसिएशन, तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर एक पब्लिक कंपनी है, अगर वो नहीं बना रही तो टेबल एफ फॉलो कर सकती है, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी को बनाना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन है। इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ये इजीली चेंज हो जाता है। फिर आता है बेटा आपका प्रोस्पेक्टस। मैंने आपको बताया था ना इनविटेशन कार्ड, शादी आई मान लो किसी की, तो आपको कार्ड दिया गया आप हमारी शादी में आना। तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस होता है जो कंटेन होती हैं सारी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी, रिगार्डिंग द शेयर, रिगार्डिंग द प्रोस्पेरिटी, रिगार्डिंग
एवरीथिंग अबाउट द कंपनी फॉर इन्वाइटिंग पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर और डिवेंचर के आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, डिवेंचर खरीदो। तो बेटा एक तरह से इनविटेशन है, पब्लिक को इनवाइट करते हैं, सारी डिटेल दी होती है कंडीशन की कि शेयर आप खरीदोगे, क्या रेट होगा उसका, ये लास्ट ईयर हमें प्रॉफिट हुआ था, करंट ईयर हम ये करेंगे, वो सब लाइबल जो है प्रोमोटर किन किन चीज़ों के लिए लाइबल है वो सब। तो ज़रूरी होता है ये भी आपका प्रोस्पेक्टस बनाना। अगर आप पब्लिक कंपनी में हो तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप प्रोस्पेक्टस नहीं बना रहे तो आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, तो वो रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आप 12th पास करोगे ना, तो बेटा जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस फिल करना पड़ता है। उसके अंदर सारी डिटेल होती है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या स्टाफ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब। तो ऐसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है। तो मेन पिक्चर प्रेजेंट करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी सिग्नेटरी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अचीव करना, शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की, ऑथराइज कितनी, इशू कितनी है, नंबर ऑफ शेयर कितने कंपनी इशू करती है हर साल, इशू प्राइस क्या था, प्रॉफिट क्या था, मैनेजरियल पर्सन कौन कौन है, यानी कि डायरेक्टर कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है ना, वो सारी चीज़ें। सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास कितनी आएगी मिनिमम, सब्सक्रिप्शन की लिस्ट जो है 5वें दिन जो है प्रोस्पेक्टस में डालनी पड़ती है। पाँच दिन से पहले जो है वो करना पड़ता है। जब प्रोस्पेक्टस इशू किया तो वो भेजनी पड़ती है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की केस क्या है, कंडीशन क्या है, शेयर डिवेंचर जो कंपनी अदर देन कैश इशू करती है उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या कैश मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रीमियम से शेयर 10 रुपये की चीज़ को 12 में कब इशू करेगी, क्या क्या कंडीशन होगी, किस केस में प्रीमियम पे इशू किया जाएगा, 2 साल कम से कम प्रोस्पेक्टस इशू के 2 साल बाद तक कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकती। अंडरराइटर की कमीशन कितनी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी को बनाने से पहले जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो क्या है, प्रमोशन प्रमोटर कौन है, ऑडिटर कौन है, बिजनेस की डिटेल, आप क्या काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किसकी किसकी प्रॉपर्टी आपने ली है, रेस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल यानी कि वोटिंग राइट जो है एक पर्सन को एक वोट या मैनेजिंग डायरेक्टर को वोट, जो भी कंडीशन होगी, प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन किस कंडीशन में किया जाएगा, टाइम और प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन क्या होगा, जैसे कि AGM होती है बेटा, एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या है कंपनी का लीगल एडवाइजर के साथ, फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ, क्या क्या वो सब डिटेल में होता है प्रोस्पेक्टस में बेटा, पूरी डिटेल होती है। जैसे विकीपीडिया होता है ना गूगल के अंदर, सेम ऐसे प्रोस्पेक्टस जो है एक तरह से डिटेल होती है किसी कंपनी की। फिर आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो कंपनियां प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती उन्हें एक रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट देनी पड़ती है प्रोस्पेक्टस की बजाय। तो ये स्टेटमेंट के अंदर भी सारी कंडीशन होती हैं। अगर मान लो एक कंपनी स्टेटमेंट ऑफ ल्यू कब इशू करेगी, जब एक कंपनी की शेयर कैपिटल जो है, अगर कंपनी की जो शेयर कैपिटल है विदाउट एनी प्रोस्पेक्टस इशू है, जब कंपनी प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में कन्वर्ट हो तो भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरी कंपनी की जो कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली जो है रिसीव होगी है तो फिर अगर कैपिटल रिसीव होगी तो प्रोस्पेक्टस जरूरी देना है। प्रोस्पेक्टस तो देंगे ना अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है। मान लो मुझे किसी की शादी है, अगर उसे किसी को बुलाना ही नहीं तो वो कार्ड क्यों छुपवाएगा, वो अपने आप ही शादी कर लेगा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। समझ आ रही है बात। तो जो अगर कंपनी को ज़रूरत है पैसे की तभी प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। तो कंपनी जिसके मान लो कि कोई शेयर और डिवेंचर नहीं है वो पब्लिक को इशू नहीं करती तो प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो कंपनी किसी एक पर्सन को इशू कर रही है, सिर्फ अंडरराइटर को दे रही है, तो भी प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस उसमें ये चीज़ें होती हैं, अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर कैपिटल, जैसे प्रोस्पेक्टस में सेम सीम्स लाइक दैट, डिटेल ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एसेट परचेज के एसेट अगर खरीदोगे तो पैसे कैसे दोगे, किस किस हिसाब से दोगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टर कौन है हमारे, मैनेजर कौन है अंडरराइटर कौन है, उनको कमीशन कितनी देनी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे रहता है, वो सारी डिटेल इंटरेस्ट की, ठीक है ना। एसेट्स हमारे कंपनी के कितने हैं, जो हमने डिवेंचर खरीदे थे या प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए थे उनकी रिडम्पशन कब होगी, पेमेंट कब होगी, वो सारी डिटेल होता है बेटा इसमें। टाइम एंड प्लेस वेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी कैन बी इंस्पेक्टेड, कि कौन सा टाइम होगा, कब इंस्पेक्ट किए जाएंगे, कब चेक किए जाएंगे, प्लेस कौन सा होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोस्पेक्टस की सेम जो होती है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में होती है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि जनरल पब्लिक को ये इशू नहीं किया जाता, प्रेजेंट नहीं किया जाता। ये सिर्फ कंपनी के पर्सन को, हम डायरेक्टर प्रमोटर को कर सकते हैं या अंडरराइटर को कर सकते हैं, जिनको हमने शेयर देने थे, कमीशन देने की बजाय उनको शेयर दे दिया, ऐसा कुछ बेटा इसके अंदर। तो ये चैप्टर बहुत ही डीप में आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा 2.6। इसकी मुझे फीडबैक चाहिए कल आपको, आप कल तक मुझे फीडबैक दो, जो भी कोई डाउट्स हैं आपके मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।